Hare Krishna, all my dear students. I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor. Today we are going to study about unit hydrograph. This is very important concept for competitive exams like IAS, GATE, SSC, JEE and DMRC. This is very important also for all the university exams. So what is hydrograph? Hydrograph is a graph showing the rate of flow versus time past a specific point. जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जब भी हम डिस्चार्ज और डिस्चार्ज वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं, अगर हम डिस्चार्ज को वाई एक्सिस में लेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो ये जो ग्राफ फॉर्म होता है उस ग्राफ को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है दिस इज द रेनफॉल इवेंट। ये पार्टिकुलर रेनफॉल अकर हुआ है पार्टिकुलर कैचमेंट एरिया में, और इस रेनफॉल के कारण जो आपका डिस्चार्ज पार्टिकुलर पॉइंट में हो रहा है उसके बारे में ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे हम देख सकते हैं जब यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन अब देखेंगे जो डिस्चार्ज हमें मिलता है वो बहुत ही लॉन्गर पीरियड्स के लिए मिलता है। इसमें देखेंगे कंपोनेंट जो है आपका राइजिंग लिम्ब है, क्रेस्ट है एंड फॉलिंग लिम्ब है। जब ये स्टार्ट होता है ना, जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद ये राइज होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है डिस्चार्ज हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर एक पीक पॉइंट आता है, पीक पॉइंट आने के बाद फिर वो ग्रेजुअली जो है आपका वो कम होने लगता है डिस्चार्ज। ठीक है। तो जिस जिस पोर्शंस में जो डिस्चार्ज कम होते हैं उसे हम फॉलिंग लिम्ब कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे बेस फ्लो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना। जब हम बेस फ्लो को कंसिडर कर लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारा हाइड्रोग्राफ होता है उसे हम फ्लड हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अगर उसे हम इंक्लूड नहीं करते तो इसे हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहते हैं। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। So why construct and analyze hydrographs? To find first point is to find out discharge patterns of a particular drainage basin, and second to help predict flooding events. ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में जो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपका रेनफॉल हुआ है, ठीक है, पार्टिकुलर पीरियड्स के लिए रेनफॉल हुआ है। रेनफॉल होने के बाद ये अगर आपका कैचमेंट एरिया है तो हम देखेंगे कि इस पार्टिकुलर पॉइंट में कितना आपका रन ऑफ या डिस्चार्ज मिल रहा है। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम जो है फ्लड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जितना डिस्चार्ज आ रहा है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में। ठीक है। सो हियर वी कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, ये डिस्चार्ज है, ठीक है ना, वाई एक्सिस में, और यहाँ पे आपका टाइम है। ठीक है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका पार्टिकुलरली दिस इज द प्रेसिपिटेशन अकर्ड दैट इन दैट कैचमेंट। ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका जो डिस्चार्ज है वो स्टार्ट होगा, है ना, ग्रेजुअली स्टार्ट होगा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होते जाएगा, फिर वो एक पर्टिकुलर पीक पॉइंट में पहुंचेगा। ठीक है ना। फिर पीक पॉइंट में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा आपका, धीरे 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 करके वो स्लो डाउन होगा, फिर जितना होता था बेस फ्लो उतना ही आपका वो रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स, ये राइजिंग लिम्ब है, ये रिसेशन लिम्ब। ठीक है। बेसिंग लैग टाइम, बेसिंग लैग टाइम बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशंस टू द मैक्सिमम पीक फ्लो। ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशंस एंड द मैक्सिमम पीक फ्लो। जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है और जब हमारा मैक्सिमम फ्लो या डिस्चार्ज रीच हो जाता है तो उस दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम बेसिन लेग टाइम कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं, डायरेक्ट फ्लो दैट इज योर रन ऑफ एंड बेस फ्लो। ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस फ्लो एंड अंडरलाइन लेड सब सरफेस फ्लो, जो कि अल्टीमेटली जाकर के आपके रन ऑफ में मिल जाते हैं। फिर सेकेंडरी जो है आपका बेस फ्लो है। बेस फ्लो क्या होता है, ग्राउंड वाटर फ्लो जो होते हैं, ग्राउंड के अंदर जो फ्लो होते हैं, प्लस जो डिलेड सब सरफेस फ्लो होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बेस फ्लो कहते हैं। So what is the main source of direct flow? So the main source of direct flow is your runoff, and what is the main source of base flow? Is your groundwater. ठीक है। तो हम बेसिकली देख रहे हैं जो डायरेक्ट रनअप, वो डायरेक्ट फ्लो जो होता है वो हमारा रनअप के कारण होता है, और जो बेस फ्लो होता है वो बेसिकली हमारा
ग्राउंड वाटर के कारण होता है। सो हियर वी कैन सी दिस इज द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हमने वाई एक्सिस में प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को आवर्स में प्लॉट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो हुआ प्रेसिपिटेशन वो अकर हो रहे हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में इतने इतने mm के प्रेसिपिटेशन हुए हैं, ठीक है ना। रेनफॉल ऑन इन mm एज ए बार ग्राफ, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए जब ये प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन होने के बाद क्या होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद उसको फिर जब हम प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का कर्व आता है, ठीक है ना। तो जो ये कर्व जो बनता है उसी को हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम राइजिंग लिम्ब कहते हैं, द राइजिंग फ्लड वाटर इन द रिवर, ठीक है ना, जब राइज करते हैं। तो ये जो है आपका दिस इज योर पीक फ्लो, द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन द रिवर, then your recession limb, falling flood water in the river, then the basin lag time difference between the peak of the rainstorm and the peak flow of the river, then base flow and the direct flow. So there are various assumptions taken in the unit hydrographs. These are basically, first, excess rainfall has constant intensity during durations. Excess rainfall is uniformly distributed on watershed and base time of runoff is constant. तो जैसे इसमें भी कुछ कंसिडरेशंस लिए गए हैं, एजम्पशंस लिए गए हैं, तो उसके बेसिस पे हम इसे यूनिट हाइड्रोग्राफ को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हम रेनफॉल इंटेंसिटी को मानते हैं, ठीक है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी को जो हम मानते हैं वो कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। और जो बेस टाइम होता है रनअप का उसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आर प्रोपोर्शनल टू टोटल रनअप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑर्डिनेट्स होते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के, पर्टिकुलर मान लीजिए यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें 5 सेंटीमीटर डेप्थ का जो हमें रन ऑफ निकालना है, तो वो जो है प्रोपोर्शनल है, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 जो है सेंटीमीटर का आपको रन ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर साइड एंड इट इज टाइम इनवेरिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंटरवल में आपके 4 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट इंटरवल में अगर 4 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है और तो उसमें जो अगर हम मानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है या लॉसेस हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो वही अगर 3 सेंटीमीटर उसके बाद भी हो रहा है, 3 सेंटीमीटर का अगर हो रहा है तो उसमें भी हम इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस उतना ही 1 सेंटीमीटर मानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अगर जो है आपका ड्राई सर्फेसेस है, प्रेसिपिटेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो क्या है, वो आपका ड्राई सर्फेसेस है तो ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, और फर्दर जब आपके प्रेसिपिटेशन होंगे तो उसमें जो है लॉसेस थोड़े कम होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम उसको टाइम इनवेरिएंट मानते हैं, स्टेशनरी मानते हैं कि वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। जितना लॉसेस हो रहा है तो वो थ्रू आउट उतना ही लॉसेस होंगे। So on what basis that hydrograph depends, basically it depends upon area, drainage density, shape, soil precipitation temperature, slope and land use, ठीक है ना। बेसिकली इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली एक होता है आपका फिजियोग्राफिक पैरामीटर्स और दूसरा होता है आपका क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, ठीक है ना। इसको हम एक एक करके देखते हैं। एरिया, तो जैसे कि लार्ज बेसिन्स रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन देन स्मॉल देयरफॉर हैव लार्जर रन अप, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, अगर जैसे आपका बेसिन एरिया या वाटर शेड का जो एरिया है वो अगर ज़्यादा है, अगर इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी से बारिश हो रही है एक बड़े एरिया में एक छोटे एरिया में, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि रनअप जो है वो बड़े एरिया से हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट, लार्जर साइज मीन्स लॉन्गर लैग टाइम एज वाटर हैज़ ए लॉन्गर डिस्टेंस टू ट्रेवल टू रीच दी आउटलेट, ठीक है ना। तो हम जैसे इसको समझ सकते हैं कि जो लैग टाइम हो रहा है, अगर आपका जो है जो कैचमेंट एरिया है वो बड़ा है, ठीक है ना, तो जो लैग टाइम है मतलब कि जो वाटर जो है जो वो रीच होने में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचने में क्या है आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट से तो आपका जो है मैक्सिमम पीक होने में टाइम लगता है, इसलिए आपका लैग टाइम वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस प्लेसेस से अलग अलग जो आपको ड्रेनेज है वहाँ से आपके जो वाटर है वो पहुँचने में इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारा लैग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है ना, नाउ शेप elongated basin will produce a lower peak flow and longer lag time than a circular one of the same size। ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर आपका जो है एक कैचमेंट इस तरह का है, ठीक है ना, और एक जो है आपका इस तरह का है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर के ऊपर, ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि जो पीक फ्लो होगा इसमें इस तरह के जो हैं आपके इसमें कम आएगा पीक फ्लो और लैग टाइम भी लॉन्गर होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ दी। अगर ये सर्कुलर है, ठीक है ना, सर्कुलर है तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो पीक फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा और जो लैग टाइम है वो भी कम होगा, क्योंकि जो वाटर जो है उसको डिस्टेंस प्लेसेस इसका देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है लेकिन इसका जो है आपका कम लगेगा। इसमें बताया जा रहा है कि एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, तो जैसे अगर इसका एरिया इतना है तो इसका थोड़ा और फिगर छोटा ही बनेगा, ठीक है, सर्कुलर की अगर हम बात करें। नेक्स्ट स्लोप, चैनल फ्लो कैन बी फास्टर डाउन ए स्टीप फ्लो स्लोप, देयरफॉर स्टीपर राइजिंग लिम एंड शॉर्टर लैग टाइम। ठीक है ना, तो अगर हम स्लोप की बात करें, अगर जो है आपका कैचमेंट एरिया में स्लोप है तो क्या है वाटर जो है वो स्पीडली वो आपके डिस्चार्ज पॉइंट में पहुंचेगा, ठीक है ना, तो स्टीपर आपका राइजिंग लिम होगा और जो लैग टाइम होगा वो छोटा होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, soil, the more infiltration occurs, the longer the lag time and the shallower the rising limb। तो जितना आपका इन्फिल्ट्रेशन अगर ज़्यादा होता है, अगर आपका सॉइल का जो कंडीशंस है वो ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन को प्रोवाइड कर रहा है परमेबल सॉइल से, तो आपको क्या होगा लैग टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि जो है सॉइल वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो जो डिस्चार्ज पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने में टाइम लग रहा है। एंड सेलोवर द राइजिंग लिम, और जो आपका राइजिंग लिम होगा वो सैलो होगा। लैंड यूज अर्बनाइजेशंस, कंक्रीट एंड टारमाक फॉर्म impermeable surfaces, creating a steep rising limb and shortening the time lag. Afforestation intercepts the precipitation, creating a shallow rising limb and lengthening the time lag. Drainage density, a higher density will allow a rapid overland flow। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रेनेज डेंसिटी के बारे में, तो जैसे कि अलग अलग जो है ड्रेनेज हैं, तो बेसिकली ड्रेनेज डेंसिटी होता है आपका जितने भी ड्रेनेज लेंथ है अपॉन जो है आपका और टोटल एरिया से। ठीक है ना, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है आपका जो लेंथ ऑफ दी टोटल ड्रेनेज अपॉन दी टोटल एरिया। ठीक है ना, तो अगर आपका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, हायर डेंसिटी विल अलाउ रैपिड ओवरलैंड फ्लो, आपका ज़्यादा ओवरलैंड फ्लो होगा। ठीक है, डिस्चार्ज आपका ज़्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, short intense rainstorms can produce rapid overland flow and steep rising limb. If the ground is frozen, a rapid surface runoff occurs. Snow on the ground can act as a store, producing a long lag time and shallow rising limb. Once a thaw sets in, the rising limb will become steep. So we will discuss unit hydrograph theory, a mathematical concept बेस्ड ऑन लीनियरिटी। जैसे हमने आपको पहले बताया कि पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए इतना डिस्चार्ज हो रहा है तो 5 सेंटीमीटर के लिए उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द लीनियरिटी कंसेप्ट पे ये थ्योरी बेस्ड है। तो बेसिकली ए यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन अप रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन एंड एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बेसिकली हाइड्रोग्राफ जो होता है ऐसा हाइड्रोग्राफ जिसमें 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि रेनफॉल एक्सेस हुआ है थ्रू आउट द बेसिन, पूरे बेसिन में हुआ है और पर्टिकुलर आवर्स के लिए, है ना। तो हमारा इसमें क्या है जो डेप्थ होगा जो पूरे आपका कैचमेंट एरिया में या बेसिन में वो थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर हम डेप्थ लेते हैं, वो पर्टिकुलर किसी भी ड्यूरेशन में हो सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली रेनफॉल एक्सेस का मतलब हम बता रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल माइनस ऑल एब्स्ट्रैक्शंस इंक्लूडिंग इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन। ठीक है ना, जितना भी जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा उसमें से अगर हम जो है लॉसेस को सेपरेट कर देंगे दैट विल गिव यू रेनफॉल एक्सेस। यूनिट हाइड्रोग्राफ कंपोनेंट्स, बेसिकली इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। ड्यूरेशंस, कितने ड्यूरेशंस के लिए हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर
लिखते हैं, ठीक है। जैसे के लिए 4 आवर्स के लिए हो रहा है, 6 आवर्स के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो ड्यूरेशंस, लैग टाइम, बेसिकली हमने बताया आपको प्रेसिपिटेशन से, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन से लेकर के जो आपका मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेसिन लैग टाइम। इस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो है, जो जब हमारा जो सबसे डिस्टेंस पॉइंट रहता है आपके कैचमेंट एरिया का, वो जब हमारा वहाँ का जब वाटर है, वहाँ से वाटर जो है हमारा डिस्चार्ज पॉइंट में पहुँच जाता है, तो उसे हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? जिस जो रिमोट पॉइंट से लेकर के से शुरू होकर जो रिमोट पॉइंट होता है, वहाँ का जब वाटर हमारे पास डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो उसे हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। The time to reach the water from the distance point of the catchment to the discharge point, ठीक है ना। फिर राइजिंग लिम, रिसेशन लिम, पीक फ्लो, जब पीक डिस्चार्ज होता है, टाइम टू पीक, टाइम कितना टाइम लग रहा है आपको पीक पहुंचने में, रिसेशन कर्व एंड बेस फ्लो, ठीक है। सो ड्राइव्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली एक जो है आपका कर्व है, यहाँ पे आपका सरफेस रेस्पॉन्स है, ठीक है ना, ये आपका रन ऑफ है ओनली, ठीक है। और दूसरा जो है आपका बेस फ्लो है, और दोनों का कॉम्बिनेशन से आपका टोटल हाइड्रोग्राफ यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है ना। टोटल हाइड्रोग्राफ जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल और एक्सेस रन ऑफ, सॉरी एक्सेस रेनफॉल एंड बेस फ्लो, ठीक है ना। रन ऑफ प्लस बेस फ्लो का जो कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम टोटल हाइड्रोग्राफ कहते हैं। कभी कभी इसको हम फ्लड हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट डेराइव्ड हाइड्रोग्राफ, ठीक है ना। बेसिकली अगर हमें जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, तो हमें कैसे जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, मान लीजिए 4 आवर्स ड्यूरेशंस का दिया है, तो हमें जो है कि निकालना है यूनिट हाइड्रोग्राफ 12 आवर्स ड्यूरेशंस का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। या हमें 4 आवर्स का दिया है तो 2 आवर्स का हमें निकालना है, तो हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, सेकंड इज द एस कर्व, ठीक है। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, इफ वी हैव डी आवर हाइड्रोग्राफ वी कैन कैलकुलेट एन डी आवर हाइड्रोग्राफ वेयर एन इज इक्वल टू इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये जो है पर्टिकुलरली आपका इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही हम इस मेथड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। अदर इन अदर वर्ड्स इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन। और एस कर्व उसके में क्या होता है, एस कर्व में हम जो है अगर 4 आवर्स का दिया है तो 2 आवर्स का भी निकाल सकते हैं, और 2 आवर्स का दिया है तो 4 आवर्स को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ वी हैव डी आवर हाइड्रोग्राफ वी कैन कैलकुलेट एम डी आवर हाइड्रोग्राफ वेयर एम इक्वल टू फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एस कर्व जो है आपका हर क्वेश्चन में वैलिड हो जाएगा, बल्कि सुपरपोजिशन मेथड जो है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन अप resulting from one unit depth of rainfall excess occurring uniformly over the basin and at a uniform rate for a specified durations, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका ड्यूरेशंस दिया है, ये 6 आवर ड्यूरेशंस में, तो इस तरह से ये ड्यूरेशंस यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं, और ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस जो हो रहा है थ्रू आउट द बेसिन वो हम लिखे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, कैचमेंट एरिया आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ठीक है। ये डायरेक्ट रन अप है क्योंकि यहाँ पे हम बेस फ्लो को नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्ट रन अप यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है ना, ठीक है। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, गिवन बिलो आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर ए कैचमेंट, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द डीआरएच ड्यू टू रेनफॉल एक्सेस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर अक्रिंग इन 6 आवर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने आपको बताया था कि जो ये एजम्पशन हमने ही लिया था कि वो लीनियर वेरी करते हैं। अगर हमारे यूनिट है 1 सेंटीमीटर का या हाइड्रोग्राफ दिया है तो हम उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 3.5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस का हमें हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डाटा दिए हुए हैं, टाइम, ठीक है ना, और यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 आवर ड्यूरेशंस के लिए। तो 6 आवर ड्यूरेशंस का ही अगर हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है विथ रेनफॉल एक्सेस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो उस बेसिस में हम क्या करेंगे, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है 6 आवर ड्यूरेशन का, और हमें डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना है 3.5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस का, ठीक है ना, ऑफ 6 आवर ड्यूरेशन।
तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को 3.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो आपके घर में देख सकते हैं ये आपका 3.5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस हो गया, ये एक्सेस रेनफॉल, और ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ था, और ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ठीक है, बेसिकली हमने आपको बताया था कि लीनियरली वेरी करता है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, 3.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, टू स्टॉर्म ईच ऑफ 6 आवर ड्यूरेशंस एंड हैविंग रेनफॉल एक्सेस वैल्यू 3.0 एंड 2.0 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली occur successively. The 6-hour unit hydrograph for the catchment is the same as given in table below. Please calculate the resulting DRH. क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन सेम ही है। इसमें क्या है कि आपको दो रेनफॉल एक्सेस का वैल्यूज दिया है, साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है 6 आवर ड्यूरेशंस का, है ना। एक का जो है रेनफॉल एक्सेस वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 सेंटीमीटर है ना। वो सक्सेसिवली हो रहे हैं, मतलब लगातार हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिकली आपको ये दिया हुआ था टाइम और ऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, और हमारे पास फिर देखिए ऑर्डिनेट्स ऑफ 3 सेंटीमीटर DRH हमने निकाल लिया, ठीक है ना। हमारे पास ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, तो हमने 3 सेंटीमीटर का निकाल लिया। सिंपल हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो है क्या हो रहा है, जो 3 सेंटीमीटर का हो गया है DRH, तो अब यहाँ पे 6 घंटे के बाद फिर से दूसरा स्टॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 आवर का लैग टाइम लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमने 6 आवर्स का लैग लिया है, ठीक है ना। यहाँ से फिर हम यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और फिर यहाँ पे 50। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर DRH है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा 2 सेंटीमीटर DRH हो गया एट 6 आवर लैगिंग में, 6 घंटे का लैगिंग से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे लिख दिया। अब क्या है, 3 सेंटीमीटर का ये हो गया और 2 सेंटीमीटर, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर का DRH मिल जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर का DRH मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है आपका ये लैग टाइम किया गया है 6 आवर्स का। तो हमें वैल्यूज़ को क्या करना चाहिए, 6 घंटे के बाद शुरू करना चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिकली ये आपका हो गया जो हमने DRH निकाला 5 आवर्स का। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला जो ड्यूरेशन हुआ था 6 घंटे में, उसमें 3 सेंटीमीटर का रेनफॉल एक्सेस हुआ, फिर दूसरे में 2 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस हुआ। ठीक है ना, जैसे 12 आवर में सक्सेसिव हुए हैं, लगातार हुए हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ए का निकाला 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरे बी का निकाला 2 सेंटीमीटर, और फिर जो हमारा कंपोजिट DRH है उसको हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना, ड्यू टू फर्स्ट पीरियड ऑफ 3 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, third question, the ordinates of a 6 hour unit hydrograph of a catchment is given below. The variation of accumulated rainfall is given. The base flow can be assumed to be 15 meter cube per second at the beginning and increasing by 2 meter cube per second for every 12 hours. The storm loss rate is estimated as 0.25 centimeter per hour. ठीक है ना, कैलकुलेट DRH आपको निकालना है। ठीक है, इंटरवल दिया हुआ है, फर्स्ट 6 आवर्स में 3.5 सेंटीमीटर है, सेकंड में 7.5 और थर्ड 6 आवर में 5.5। तो आपको दिया हुआ है लॉसेस जो है हर 0.5 जो हो रहे हैं 6 हर घंटे में 0.25 सेंटीमीटर लॉसेस हो रहे हैं। तो हमारा जो टोटल लॉसेस हो रहा है वो 1.5 हो रहा है, इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5। तो बेसिकली हमारा इफेक्टिव रेनफॉल जो हो रहा है वो 2, 6 एंड 4 हो रहा है कंसिक्यूटिव 6 आवर्स के इंटरवल के लिए। ठीक है ना, हमारे पास ये दिया हुआ है कि हर घंटे में ये आपका इतना लॉसेस, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, जो भी लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस हो रहे हैं। उसके बाद तो हमारे क्या इफेक्टिव रेनफॉल निकल गया। नाउ वी कैन प्लॉट। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हमें मिला हुआ है, DRH ड्यू टू 2 सेंटीमीटर, DRH ड्यू टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड DRH ड्यू टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन लैग होगा यहाँ पर, 6 घंटे का लैग करेंगे, फिर यहाँ पे 12 घंटे का लैग करेंगे, फिर जो है हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें जो है ऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल DRH मिल जाएगा। और फर्दर हम बेस फ्लो अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये DRH ड्यू टू 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो हमें ये मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये 6 आवर्स का लैग किया है, ठीक है ना, 6 आवर का लैग करके किया है, और यहाँ पे 12 आवर्स का लैग किया है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल DRH मिल गया तीनों को ऐड करने से, और ये बेस फ्लो है, ठीक है ना, ये हर 6 आवर्स में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेस फ्लो ऐड कर दिया, तो हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। Fourth question is, given the ordinates of a 4-hour unit hydrograph as below, drive the ordinates of a 12-unit hydrograph for the same catchment. ठीक है ना, 4 आवर्स का दिया है, हमें 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर वेरी कर रहे हैं, तो हम आसानी से मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 आवर्स का ये हमें दिया है, ठीक है ना, ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 हाइड्रोग्राफ लेफ्ट बाय 4 आवर्स। इस तरह से हमने क्या किया, 4 आवर्स के लैगिंग में निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जो आएगा DRH ऑफ 3 सेंटीमीटर इन 12 आवर्स, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल एक्सेस में आ रहा है, ठीक है ना, ड्यूरेशन कितने हो गए, 12 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर हम ये क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये लैग बाय 8 आवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा DRH हाइड्रोग्राफ आ जाएगा फॉर 12 आवर्स, ठीक है ना, फॉर 3 सेंटीमीटर डेप्थ। अगर हमें उसे यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर से उसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका DRH ऑफ 1 सेंटीमीटर इन 12 आवर, दैट इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 12 आवर ड्यूरेशन, ठीक है ना। सिंपल है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हमने लगाया है, लैगिंग कर देंगे, ठीक है ना, 4 आवर्स का यहाँ पर, और फिर 4 आवर्स का, 4 + 4 8 आवर्स का। तो हमारा जो ये जो आपका DRH मिल जाएगा 12 आवर्स का मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कितने से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को हमने ऐड करा, तो हमारे पास क्या जो आया, DRH आया 12 आवर्स का 3 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए आया। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, अगर हम उसको हम जो DRH है 12 आवर्स का, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। So now we will study S hydrograph. And S hydrograph is the hydrograph that results from the continuous rainfall excess at a constant rate for an indefinite long time. ठीक है ना, S hydrograph में क्या करते हैं, हम जो लैगिंग करते हैं वो कंटिन्यूसली करते जाते हैं, ठीक है ना, टाइम इंटरवल के लिए कंटिन्यूसली करते जाते हैं। तो फिर क्या है, एक आपका फिक्स्ड वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। जब हम कंटिन्यूसली लैग करते जाते हैं तो फिर एक आपका फिक्स्ड इंटरवल में, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर टी टाइम इंटरवल में जो लैग हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, इंटरवल को ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम ऐड करते जाएंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं एक एस कर्व फॉर्म होता है, और फिर बाद में वो एक कांस्टेंट वैल्यू में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इन्फिनाइट वैल्यूज़ के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसके बेसिस पे हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, 4 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है, तो हम 2 आवर ड्यूरेशन का निकाल सकते हैं, 2 आवर का दिया है तो हम 4 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा कंसेप्ट। गिवन द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एज बिलो, ड्राइव द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए 12 यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द सेम कैचमेंट यूजिंग एस कर्व, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चंस को 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ को 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है यूजिंग एस कर्व। तो वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एस कर्व एडिशंस का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है ना, सभी को साइमल्टेनियसली ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या है, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग वैल्यू हो जाता है, तो वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसी को हम क्या करते हैं, उसको हम अगर एस कर्व एडिशन से ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या है, वो बहुत ही शॉर्टकट में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे हम देखेंगे, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को हम ब्लैंक रखते हैं, और यहाँ इसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, एस कर्व ऑर्डिनेट फर्स्ट के लिए ये आ गया। फिर जो यहाँ पर जो वैल्यू आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। फिर सिमिलरली यहाँ पर जो वैल्यू आया, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे 80 + 20 100, फिर इसको 100 को फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 130 + 100 230, फिर 230 को यहाँ लिखेंगे, फिर 230 + 150 380। इस तरह से करके हम थ्रू आउट सभी को ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना।
जिसको शिफ्ट करते जाएंगे, एस कर्व ऑर्डिनेट्स को जो यहाँ पे वैल्यू जाएगा उसको यहाँ लाएंगे, ठीक है ना, और उसको हॉरिजॉन्टली ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, एस कर्व। तो क्या हो जाएगा, अब हमें 12 आवर्स का हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 आवर्स को क्या करेंगे, 12 आवर्स का लैगिंग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 12 आवर्स का लैगिंग ले लिया, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 0 पे, वो अब यहाँ पे 12 आवर्स से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ सॉरी दिस इज एस कर्व, तो ये आपका एस कर्व ऑर्डिनेट आ गया, इसको हम 12 आवर से लैग कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 12 आवर से लैग कर देते हैं तो हमारा जो DRH मिलता है, ठीक है ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलता है, वो 3 सेंटीमीटर डेप्थ का होता है। जितना हमने लैग किया मतलब उतना ही, जैसे 4 आवर्स ड्यूरेशन का है यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो हमने क्या किया, 3 बार लैग किया, 12 आवर्स लैग किया, मतलब 3 सेंटीमीटर डेप्थ आ जाता है, 3 सेंटीमीटर डेप्थ आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब वो DRH हमारा जो आ गया है उसको अगर हम 3 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 12 आवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, और या फिर जो होता है आपका, इसका एक और सिंपल फॉर्मूला है, उसको हम T/D से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा ये हाइड्रोग्राफ आया है उसको अगर हम T/D से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो यूनिट हाइड्रोग्राफ का वैल्यू आ जाता है। तो T क्या है, T जो है आपका जो हमारा रिक्वायर्ड है ना, हमारे पास जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है, जैसे यहाँ पे 12 आवर्स का रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है और हमारे पास 4 आवर का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका वैल्यू 3। यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 12 आवर ड्यूरेशन, ठीक है ना। या तो आप T/D से करें, या फिर आप समझ ले कि जो लैग कर रहे हैं हम 12 आवर्स से, तो 12 आवर्स में मतलब 3 इंटरवल्स में लैगिंग हो रहा है, तो 4 आवर्स के 3 हो रहे हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर का 3 जो है आपका लैग हो रहा है, तो 3 सेंटीमीटर का आपको उससे जो आपको वैल्यूज मिलता है, DRH जो होता है वो आपका 3 सेंटीमीटर का मिलता है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो है आपका ऐसे हाइड्रोग्राफ पे, कंप्यूट द 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम द गिवन 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बाय यूजिंग एस हाइड्रोग्राफ मेथड, ठीक है ना। तो ये मेथड, इसमें हमने क्या किया है आपको, 2 आवर का ड्यूरेशन करके, जो हमने ये बताया था आपको इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाते हैं, तो फर्स्ट 2 आवर, सेकंड 2 आवर, 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह करके हमने सारे इंटरवल्स लिए हैं, और उसको हमने दिखाया है कि वो एस हाइड्रोग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। उसको हम लैग करते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे आता है कि वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होने लगते हैं, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यूज जो है आपके अप्रोक्सीमेटली उसी वैल्यूज में आ रहा है, एक्सपोनेंशियली जो है आपकी ग्रोथ नहीं आएगा, ऑलमोस्ट लीनियरली वेरी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एस हाइड्रोग्राफ बना दिया, ठीक है ना। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर सेकेंड 2-2 घंटे का जो है आपको लैगिंग लेना है, ठीक है ना। 2-2 घंटे का लैगिंग लिया, जैसे यहाँ पे हमने लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे लिया, तो 2-2 घंटे का लैगिंग लेते हुए तो हमें क्या मिल गया, एस हाइड्रोग्राफ मिल गया है, ठीक है ना। तो एस हाइड्रोग्राफ हमें मिल गया, और हमें क्या है 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको 3 आवर से इसको लैग कर दिया, ठीक है ना। जो हमारा एस हाइड्रोग्राफ आया उसको हमने 3 आवर से लैग कर दिया, ठीक है। तो फिर उसको दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया, ठीक है। तो जब डिफरेंस ले लिया तो हमारा ये वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था कि जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, अपॉन जो गिवन है उस तरह से हम कर देंगे, तो हमारा जो है आपका वैल्यूज आ जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 20 है, ठीक है ना, 20 वैल्यूज आए, तो हमने लैग किया था 2 आवर्स का लैग किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसको जो हमारा रिक्वायर्ड जो था 3 आवर ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली गेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने हैं, इंटेंसिटी आपको दिया है 50 मिलीमीटर पर आवर, और एरिया ऑफ द कैचमेंट दिया है 160 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपको वैल्यूज दिया है, ये डिस्चार्ज है, ठीक है ना, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम आपको DRH दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें से बेस फ्लो जो है उसको हमें रिमूव करना है, अगर हम बेस फ्लो को रिमूव कर देते हैं, मान लीजिए 100 था, तो ये आपका 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका आ गया पीक डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वॉल्यूम के लिए इसका हमें एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है ना। एरिया अगर हम इसका निकाल देंगे
तो हमारा जो है टोटल वॉल्यूम जो आया है रन ऑफ का वो हमें मिल जाता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दिस इज द ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका हाइट है 900, बेस है आपका 120 और तो हाफ, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका टाइम जो है आपका मिनट में है, तो मिनट में को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो है वैल्यूज जो है आपके मीटर क्यूब में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और जो रेनफॉल डेप्थ था, रेनफॉल एक्सेस डेप्थ था, वो हमारा निकालने के लिए जो आपका वॉल्यूम आया, वॉल्यूम से अगर हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें वो जो है रेनफॉल एक्सेस डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रेनफॉल एक्सेस डेप्थ हमने कैलकुलेट कर लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने कवर किया यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। और अभी हमने knowledgefrenzy.com जो है हमारा वेबसाइट है, उसमें भी हमने बहुत सारे ब्लॉग्स और मटेरियल्स हैं इसमें, उसके में भी आप जा करके रेगुलरली हमारे मटेरियल्स को पढ़ सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, जरूर इसको लाइक कीजिएगा, facebook.com knowledge frenzy, ठीक है। थैंक यू।